हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो साथ में पर्यावरण में देखिए जो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में जो शिक्षण पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखकर आज का ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में आपको कमेंट जरूर करते चलना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी बच्चे इस प्रश्न का कमेंट जरूर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन के तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सामने, कह रहा है अपिक्को आंदोलन, पांडुरंग, अम्मा और गुब्बी। तो आपको बताना है कि कर्नाटक में 1983 में ऐसा कौन सा आंदोलन था जो चिपको आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा अपिको आंदोलन। अब देखिए अपिको आंदोलन को समझते हैं कि कब शुरुआत इसकी की गई थी। तो देखिए 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत पांडुरंग हेगड़े के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी तर्ज पर हम इसी के आधार पर हम देखते हैं जितने भी आपके जो 3-4 आंदोलन शुरू किए गए थे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, इन सभी को समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसके बाद बात आती है आपके चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसके प्रणेता कौन है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो बेटा जो चिपको आंदोलन है आपका उत्तराखंड में, इस आंदोलन को 1973 ईस्वी में इस आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया था, ये इस आंदोलन की खास बात थी। इसके बाद बात आती है, देखिए जंगल बचाओ आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम में ये यहां से प्रश्न बन चुका है। देखिए जंगल बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो 1980 ईस्वी में बासवी दीदी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। यदि आपसे पूछता है कि किस राज्य में इस आंदोलन को चलाया गया था, तो याद रखना है आपको झारखंड में, वर्तमान भाग में जो झारखंड का है उसमें चलाया गया था। इसके पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो यह भाग बिहार और उड़ीसा का हुआ करता था। तो ये आंदोलन की ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि जो जंगल बचाओ आंदोलन था इसका महत्वपूर्ण नारा क्या था, तो याद रखना है, क्योंकि नारे से संबंधित भी आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जो नारा दिया गया था जंगल बचाओ आंदोलन का, वो था बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर एक और आंदोलन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में। देखिए 1989 ईस्वी में इस आंदोलन को गुजरात और देखिए कुछ हिस्सा जो आपका मध्य प्रदेश का है, नर्मदा नदी पर इस आंदोलन को चलाया गया था। यदि आपसे पूछता है कि इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन थी, किसके नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था, तो याद रखना है आपको मेघा पाटेकर के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। अरुंधति राय भी इनकी सहयोगी थी, बाबा आमटे भी इनके सहयोगी थी। तो ये पॉइंट आपके आंदोलन से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं यहां पर दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक यहां पर उद्देश्य नहीं है। बताना है आपको कि एक यहां पर जो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, बी कह रहा है कि मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझाना, सी कह रहा है पर्यावरण की सही समझ को क्या करना है, विकसित करना है, और डी कह रहा है पर्यावरण के घटकों को समझाना। तो देखिए यहां पर बच्चे ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना। ठीक है, बाकी देखिए पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, यह क्या है आपका पर्यावरण का उद्देश्य है। पर्यावरण की सही समझ भी विकसित करना, यह भी आपका पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। बाकी जो हमारा बी ऑप्शन है यहां पर गलत हो जाएगा और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने। देखिए शैवाल पूछ रहा है कि शैवाल क्या है। ऑप्शन है, एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता है, शाकाहारी या फिर अपघटक है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो शैवाल होते हैं वो क्या है, उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है, इसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं या फिर अपघटक की श्रेणी में रहते हैं। तो देखिए जो शैवाल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनको क्या है आपका जो
उत्पादक है इसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो यहां पर पहला जो आपका विकल्प है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्राथमिक जो आपके उत्पादक होते हैं भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उत्पादक कहा जाता है। अब देखिए उपभोक्ता किनको कहा जाता है, जो ऐसे जीव जंतु जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उपभोक्ता बोला जाता है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से आज के सभी प्रश्नों को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कम समय है और जितने से ज्यादा आप यहां पर पोर्शन को कवर कर पाते हैं जल्दी से हम कर लेंगे। चलिए यहां पर है अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि बादलों का आकार निर्भर करता है। देखिए आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जल्दी से आप कमेंट करके यहां पर जो सही आंसर है वो आप बताते चलिएगा। देखिए कह रहा है कि बादलों का आकार निर्भर करता है, ऑप्शन है यहां पर ऊंचाई एवं तापमान पर करता है, हवा के रुख पर करता है, या फिर बाष्पीकरण चक्र पर, या फिर आर्द्रताग्राही केंद्र पर। देखिए बेसिकली यहां पर प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। देखिए कह रहा है कि बादलों का आकार के बारे में पूछा है कि जो बादलों का आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई ऊंचाई क्या है और उस क्षेत्र का तापमान क्या है, इस पर निर्भर करता है बादलों का आकार। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि वर्षा किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना है आपका, जैसे आर्द्रता पर, नमी पर निर्भर करती है कि वायु में कितनी नमी है, इस पर निर्भर करती है कौन, बादलों की आर्द्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आपके सामने यहां पर अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का नृत्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, बी है मणिपुरी, या फिर कथक है, उड़ीसी है। तो यहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं यहां पर आपको कुछ जो आपके नृत्य हैं उससे संबंधित यहां पर मैं आपको बातें बताने वाला हूं। तब तक आप कमेंट करके आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए जो आपके नृत्य हैं यहां पर मणिपुरी की बात करते हैं, तो मणिपुरी जो आपका नृत्य है वो कहां का नृत्य है, ये आपका नृत्य है मणिपुर का। ठीक है। कथक की बात करते हैं तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। यदि आपसे कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाती है तो बेटा भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया। ठीक है, ये सभी आपके कितने 8 शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। चलिए यहां पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। देखिए पूछ रहा है कि SO2 के लिए, SO2 प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में किसको प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन यहां पर है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रायोफाइट्स को, ऑप्शन बी कह रहा है शैवाल या फिर स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसको, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है लाइकेन को। तो देखिए बेसिकली जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहां पर औद्योगिक कार्य चल रहा है वहां पर आप देखा होगा वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, और वायु प्रदूषण ज्यादा होने के कारण लाइकेन वहां पर उग नहीं पाते हैं। तो देखिए जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अब देखिए लाइकेन की बात करते हैं तो देखिए एक सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण यदि आपको देखने को मिलता है तो वो है लाइकेन में। देखिए जो लाइकेन होता है सहजीवी का उदाहरण है। अब सहजीवी का उदाहरण कैसे है, देखिए इसमें लाइकेन में क्या होता है, कवक होता है और शैवाल, दोनों सहजीवी संबंधों को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं समझिएगा। मान लीजिए एक कोई आपका लाइकेन है, तो लाइकेन में क्या होता है, शैवाल भी होता है, शैवाल भी होगा और साथ में होगा कवक। अब देखिए जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, और साथ में कवक को भी उसमें फायदा होता है। और जो कवक होता है इसको शैवाल के द्वारा उसको रहने का स्थान मिलता है। तो देखिए दोनों में इसका क्या होता है, फायदा होता है। इसी संबंध को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर अगला प्रश्न है। कह रहा है कि जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है। कह रहा ऑप्शन ए कह रहा है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी कह रहा है माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, सी कह रहा है माइक्रोबियल प्रदूषण की अनुपस्थिति, या फिर शुद्ध जल। तो देखिए जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या संकेत करती है, जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में भी जानते हैं, BOD के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से किसे EVS अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर, यह ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति के आधार पर, कक्षा में पूर्ण निस्तब्धता के आधार पर, और डी कह रहा है कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और बुद्धिशीलता संबंधी कार्य करने के आधार पर।
तो आपको बताना है, देखिए जो ईबीएस की अभिप्रेरित कक्षा, पर्यावरण अध्ययन की अभिप्रेरित कक्षा किसको कहा जा सकता है? ऐसी कक्षा जिसमें प्रश्नों को महत्व दिया जाता हो, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रयोग करना और फिर बुद्धिशीलता संबंधी कार्य किए जाते हो, ऐसी कक्षा ईबीएस अभिप्रेरित कक्षा कहलाती है। तो यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? ऑप्शन ए है, देखिए कह रहा है कक्षाओं में अच्छे शिक्षण से सीख सकते हैं, या फिर पर्यावरणविदों से बातचीत करने से, या फिर प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर है? आपको बताना है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर है। ऑप्शन ए कह रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी देहरादून में, अहमदाबाद में, या फिर हैदराबाद में। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो पर्यावरण शिक्षण केंद्र है वो कहां पर है? अहमदाबाद में है। चलिए यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही प्रश्न, और देखिए इसके बाद आपसे मिलते हैं सीडीपी की क्लास में। सीडीपी की क्लास आपको देखिए साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो चाहे ईबीएस के हों या सीडीपी के हों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। बिल्कुल वीडियो को यदि आपने ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। छोटा वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे आराम से इस वीडियो को देख सकें। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।